वो 20 अगस्त का दिन था। मैं अंबाले की तरफ रवाना हो गया, वहां से जहाज पकड़ा और बम्बई पहुंच गया। 21 अगस्त की रात 11 बजे मैं बम्बई पहुंचा और एयरपोर्ट से सीधा जुहू के निस्बतन सुनसान इलाके में वाक़े एक होटल में आकर ठहर गया। रात खामोशी से होटल में गुजारी। दूसरे रोज 22 अगस्त का दिन था। दिन भर होटल के कमरे में बैठा एक फाइल पर काम करता रहा। मैं वहाँ ये जाहिर करना चाहता था कि मैं अपने काम में मसरूफ हूँ। शाम से पहले थोड़ी देर के लिए शहर की तरफ गया, वापस आकर खाना खाया और होटल बॉय से कहा कि मैं अपने एक दोस्त के साथ फिल्म का आखिरी शो देखने जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार न करना। 10 बजे मैं होटल से टैक्सी लेकर चल पड़ा। टैक्सी वाले को अंधेरी की बजाय दादर के लोकल स्टेशन के लिए कहा। दादर के लोकल स्टेशन से मैंने दूसरी टैक्सी पकड़ी और अंधेरी के लोकल रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। छोटा ट्रांसमीटर मैंने अपने पास ही रखा हुआ था। रात के 11:15 बज रहे थे। अंधेरी बम्बई शहर का वो लोकल स्टेशन है जहाँ आसपास कई एक फिल्म स्टूडियोज हैं। उस जमाने में रात 12 बजे तक लोकल ट्रेनें चला करती थी। एक ट्रेन मेरे सामने आई और गुजर गई। मैंने प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। 3 बेंचें खाली थीं। सिर्फ एक बेंच पर एक आदमी बैठा था, मगर ना तो उसका सर मुंडा हुआ था और ना वो अपनी ऐनक को शीशे से साफ कर रहा था। मैं स्टॉल पर आकर चाय पीने लगा। मेरी निगाहें कलाई वाली घड़ी पर जमी थी। रात के पूरे 11 बज रहे थे। चाय की प्याली काउंटर पर रखने के बाद मैंने पैसे अदा किए और अब जो मेरी नजर एक खाली बेंच पर पड़ी तो वहाँ एक ऐसे आदमी को देखा कि जिसका सर मुंडा हुआ था और जिस्म गठा हुआ था। बनियान पतलून में मलबूस था और हाथ में ऐनक थी जिसके शीशों को वो रुमाल से बार बार साफ कर रहा था। मेरा साथी कमांडो ठीक वक्त पर पहुंच गया था। मैंने बड़े इत्मीनान से सिगरेट सुलगाया और आहिस्ता आहिस्ता चलता बेंच पर आकर बैठ गया। साथी कमांडो ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी। ऐनक के शीशों को मुंह की भाप देकर उन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करता रहा। फिर उसने बारिश का जिक्र करते हुए कहा, बम्बई में इस बार बारिश कम हुई है। साथ ही उसने अपना खुफिया कोड लफ्ज बोल दिया। उस लफ्ज को सुनते ही मैंने अपना कोड लफ्ज बोला। साथी कमांडो ने खामोशी इख्तियार कर ली। ऐनक को पतलून की जेब में रख लिया और दूसरी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर खोला और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, माचिस होगी आपके पास? मैंने माचिस निकाल कर उसे दी। उसने सिगरेट सुलगाया और माचिस मुझे वापस करते हुए कहा, रेलवे स्टेशन से एक छोटी सड़क बाएं जाने मुड़ती है। उसके आखिर में पानी की टंकी के नीचे एक पुरानी जीप खड़ी होगी। मुझे 5 मिनट के बाद वहाँ मिलना। ये कहकर वो उठा और सिगरेट के कश लगाता गेट की तरफ चल दिया। मैं वहीं बेंच पर बैठा रहा। ठीक 5 मिनट बाद मैं भी उठा और गेट से निकलकर रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया। यहाँ खूब रोशनियां थीं। बाएं जानिब नारियल के दरख्तों में एक सड़क जाती थी। मैं उस सड़क पर चलने लगा। सड़क वीरान थी। यहाँ शायद रेलवे के दफातर थे जो बंद थे। सड़क आगे जाकर जहाँ दाएं जानिब घूमती थी वहाँ एक जगह पुरानी जीप खड़ी थी। करीब गया तो मेरा साथी कमांडो उसकी अगली सीट पर बैठा था। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे। मेरे बैठते ही उसने जीप स्टार्ट कर दी और तेजी से निकाल कर दाहिनी जानिब घूम गया। बम्बई शहर बहुत वसी है। यहाँ अगर सरबफलक इमारतें और आलीशान कोठियां हैं तो झोंपड़ियां भी हैं जहाँ गरीब लोग बेहद मफलूकुल हाली की जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे इलाके को झोंपड़पट्टी कहते हैं। ऐसी ही एक झोंपड़पट्टी बालकेशर गार्डन हिल्स के पीछे मैदान में रेलवे ब्रिज तक फैली हुई थी। इस झोंपड़पट्टी के आगे से एक कुशादा सड़क गुजरती थी। उस सड़क के पार एक बोसीदा सा कमरा था जहाँ हमारे कमांडो साथी ने पटेल दादा के नाम से मोटरों की मुरम्मत का एक गैराज खोल रखा था। जीप गैराज के बाहर खड़ी करके वो मुझे गैराज के अंदर ले गया। यहाँ चारपाई के अलावा मोटरों, स्कूटरों और रिक्शा इंजनों के पुर्जे और ग्रीस के डिब्बे बिखरे पड़े थे। ढलवान छत एक तरफ को झुक गई थी। दीवार के कील के साथ एक बल्ब लटक रहा था जिसकी रोशनी नाकाफी थी। एक टूटी हुई कुर्सी पर से पुरानी धोती हटाकर उसने मुझे वहाँ बिठाया और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, कल दिन के ठीक 1 बजे तुम्हें गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचना होगा। मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगा। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। जिस कश्ती पर मैं बैठूंगा तुम भी उसी कश्ती पर बैठ जाना। जहाँ मैं उतरूंगा तुम भी वहाँ उतर कर कुछ फासला रख कर मेरे साथ चलना। मुझे बताया गया है कि तुम कमांडो भी रह चुके हो। क्या तुम्हें समंदर में गोताखोरी का तजुर्बा है? मैंने आहिस्ता से कहा, तजुर्बा हो जाएगा, हमें करना क्या है? उसने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा और बोला, ये तुम्हें कल मालूम हो जाएगा, अब तुम जाओ। उसने मुझे दीवार से टंगी हुई एक फैन बेल्ट लिफाफे में लपेट कर दी और बोला, अगर कोई पूछे तो कह देना कि पटेल दादा के गैराज से फैन बेल्ट लेने आया था। वो तेजी से उठकर गैराज के बंद दरवाजे के पास आया, क्वार्टर को आहिस्ता से खोलकर बाहर देखा और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, अब निकल जाओ। मैंने लिफाफा उठाया और गैराज से बाहर निकल गया। बालकेशर गार्डन के चौपाटी वाले गेट पर एक टैक्सी ली और अपने होटल आ गया। दूसरे रोज मैं 12 बजे तक अपने होटल में ही रहा। खाना जल्दी खा लिया
लिया था, फिर गेट वे ऑफ इंडिया की तरफ चल दिया। गेट वे ऑफ इंडिया बम्बई में ताज होटल के बिल्कुल सामने समंदर के किनारे अंग्रेजों ने एक यादगार बना रखी है। अब लोग यहाँ सीढ़ियाँ उतर कर कश्ती में बैठकर समंदर की सैर करते हैं। सयाह यहाँ से एलिफेंटा केव्स भी देखने जाते हैं, जो साहिल समंदर से दूर समंदर में मौजूद एक छोटे से पहाड़ के अंदर बनी हुई है, जहाँ कदीम जमाने के संगतराशों ने हिंदू देवमाला की मूर्तियां तराशी हुई हैं। सयाह दूर दूर से इन गारों को देखने आते हैं। एक बार मैं भी इन गारों को देखने गया था। मैं गेट वे ऑफ इंडिया की चौकोर सुतूनों वाली बारादरी नुमा इमारत के अंदर उस तरफ जाकर बेंच पर बैठ गया, जहाँ लोग अपने बच्चों के साथ कश्ती में बैठकर समंदर की सैर को जाते थे। ठीक 1 बजे मुझे अपना कमांडो साथी पटेल दिखाई दिया। यह आदमी यकीनन मुसलमान था और हमारा खास एजेंट, जो न जाने कब से इस शहर में खतरनाक तरीन हालात में रहकर वतन अजीज की खिदमत कर रहा था। उस वक्त भी वो पुरानी पतलून और बनियान में था और पाँव में रबड़ के जूते थे। उसने वहाँ आते ही मुझे देख लिया होगा, इसलिए अब वो मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठा रहा था। नीचे साहिल की सीढ़ियों के साथ एक मोटर बोट लगी हुई थी। लोग उसमें सवार हो रहे थे। मेरे कमांडो साथी ने ऊपर ही से बम्बई के मवालियों की जबान में मोटर बोट वाले से पूछा कि ये साला मोटर बोट एलिफेंटा को जाएगा। मोटर बोट वहीं जा रहा था। उसमें कई एक सयाह भी बैठे हुए थे, जिनमें कुछ यूरोपीय औरतें भी थी। कैमरे उनकी गर्दनों में लटक रहे थे। मैं समझ गया कि मेरा कमांडो साथी पटेल एलिफेंटा गारों में जा रहा है। उसके पीछे पीछे मैं भी मोटर बोट में सवार हो गया। 10 मिनट बाद हम एलिफेंटा गार के छोटे से पथरीले जजीरे पर उतर गए। मैं अपने कमांडो साथी के पीछे था। मैंने दरमियान में 15-20 कदम का फासला रख लिया था। सयाह हुजूम की शक्ल में एलिफेंटा गार के दरवाजे की तरफ बढ़े। मेरा साथी भी उनके साथ था। एलिफेंटा में कितने ही ऊंचे छतों वाले गार हैं, जहाँ शिव, पार्वती और उनकी देवदासियों की अनगिनत छोटी बड़ी मूर्तियां दीवारों में तराशी हुई हैं। सुतूनों पर भी नक्काशी का काम किया गया है। गार में आते ही सयाह टोलियों में बट गए। हर कोई मूर्तियां देखने में महव हो गया। मेरे साथी कमांडो भी गार के पहलू में तराशी हुई छोटी गार में दाखिल होकर मूर्तियों को गौर से देखने लगा। यहाँ रोशनी का बड़ा माकूल इंतजाम था, मगर उस छोटे गार में मुकाबलतन कम रोशनी थी। फिर उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और गार में आगे चल पड़ा। गार 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद तंग होने लगा। आगे एक छोटा सा चबूतरा आ गया, जिसकी दूसरी जानिब नीचे बाहर निकलने का रास्ता था। मेरा साथी कमांडो पटेल मुझे साथ लेकर गार से बाहर निकल गया। उस तरफ ऊंची नीची बेशुमार चट्टानों का सिलसिला साहिल समंदर तक फैला हुआ था। समंदर की लहरें उन चट्टानों से टकरा रही थी। ये इलाका वीरान था। हम साहिल पर चट्टानों के साथ साथ चलते उस मकाम तक पहुंच गए, जहाँ चट्टानी सिलसिले की आखिरी चट्टान आधी समंदर में डूबी हुई थी। आगे साहिल से हटकर नारियल के दरख्तों की कतार दूर तक चली गई थी। आखिरी चट्टान में समंदर की जानिब एक छोटी सी अंधेरी सुरंग थी। वो उस सुरंग में आकर बैठ गया। फिर उसने जेब से एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑन किया और एक खास फ्रीक्वेंसी पर कोड अल्फाज में पैगाम नशर करने लगा। दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही थी वो भी कोड अल्फाज में थी। ये कोड मेरी समझ से बाहर था। कोई 15 सेकंड तक बात करने के बाद साथी कमांडो पटेल ने रेडियो ट्रांसमीटर बंद करके जेब में रखा और मेरी तरफ देखकर बोला, हमें इस जगह बैठना होगा। ताज़ा पैगाम के मुताबिक रात के 2 बजे आबदोज समंदर से बाहर निकलेगी। आबदोज का सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा कि ये आबदोज हमें कहाँ ले जाएगी। इस पर साथी कमांडो पटेल ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। वो मुझे अनाड़ी समझ रहा था। ये तासुर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कहने लगा, मुझे बताया गया है कि तुम एक तजुर्बाकार कमांडो भी हो, फिर तुम्हें ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सुबह होने से पहले पहले हमें साइरस नामी भारतीय एटमी रिएक्टर की ज़ेर ज़मीन लैब नंबर 2 को तबाह कर देना है। यही वो लैब है जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियारों की तैयारी के लिए यूरेनियम पर काम आखिरी मरहले में है। मैं खामोश रहा। उसने सिगरेट सुलगा लिया। थोड़ी देर तक वो चुपचाप नजरों से सुरंग में से नजर आने वाली समंदर की लहरों को देखता रहा। फिर उठा और बोला, मैं रात को आऊंगा, तुम इसी जगह रहना। उसने जेब से एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल कर मुझे दिया और कहने लगा, ये तुम अपने पास रखो। तुम यकीनन अच्छी तरह जानते होगे कि इसे किस वक्त इस्तेमाल करना है। वो चला गया। मैं चटानी सुरंग में अकेला रह गया। कई बार सुरंग से बाहर ताज़ा हवा में निकलने का ख्याल आया, मगर कमांडो मिशन की अहमियत के पेश नजर मैं अंदर ही बैठा रहा। सूरज गुरूब होने लगा। दिन की रोशनी मध्यम पड़ गई, फिर शाम पड़ गई। उसके बाद चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। रात के 8:30 बज रहे थे। मुझे भूख के साथ प्यास भी लग रही थी, मगर कमांडो की ट्रेनिंग ने मुझे ऐसे हालात में भूख प्यास बर्दाश्त करने का आदी बना दिया था। मैं खामोशी से बैठा रहा। रात के 10 बजे के करीब मेरा साथी कमांडो पटेल आ गया। उसके हाथ में छोटी सी टॉर्च थी। एक लिफाफे में मेरे लिए कुछ सैंडविचेस और थर्मस में पानी था। मैंने सैंडविचेस खाकर पानी पिया तो जान में जान
आई। कमांडो पटेल सुरंग के अंधेरे में दीवार से लगकर नींद दराज था। उसकी आंखें तारीकी में चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। वो ज्यादा बात नहीं करता था। मैं कुछ पूछता तो मुख्तसर जवाब देकर चुप हो जाता। वक्त जैसे रींग रींग कर गुजर रहा था। मैं भी खामोश था और अपने बहुत जल्द शुरू होने वाले खतरनाक बल्कि तबाहकुन मिशन के बारे में सोच रहा था। मुझे कुछ नहीं बताया गया था कि रात के 2 बजे जो आबदोज तारीख समंदर में नमूदार होगी वो किस मुल्क की है और हमें लेकर यहाँ से कहाँ जाएगी, क्योंकि भारतीय साइरस नामी एटमी रिएक्टर वहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पर साहिल समंदर पर वाक़ था। जब रात का 1 बजा तो मेरा साथी कमांडो उठते हुए बोला, मैं खुदा के हुजूर सजदा करने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे। हम सुरंग से निकलकर समंदर के किनारे आ गए। अगरचे आसमान सितारों से भरा हुआ था मगर रात बहुत तारीक थी। समंदर दूर तक एक स्याह चादर की तरह फैला हुआ था। हमने वहीं समंदर के पानी से वुजू किया और रेत पर तहज्जुद की नमाज अदा करने लगे। खुदा के हुजूर सजदा रेज होकर हमने अपने अपने तौर पर अल्लाह ताला से अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी और वापस सुरंग में आकर बैठ गए। साथी कमांडो पटेल थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर बाहर जाता और फिर वापस आकर बैठ जाता। वो खुद भी अब सिगरेट नहीं पी रहा था और मुझे भी उसने मना कर दिया था। हमने अपनी घड़ियां मिला ली थी। जब रात के ठीक 2 बज गए तो हम सुरंग से निकलकर चट्टान की ओट में रेत पर बैठ गए और दूर तक फैले हुए तारीक समंदर पर निगाहें जमाती। समंदर की लहरें यहाँ पुरसुकून थी। चारों तरफ खामोशी थी। कमांडो पटेल टिकटिकी बांधे खुले समंदर की तरफ तक रहा था। मैं उधर ही देख रहा था। अचानक दूर खुले समंदर में मुझे कोई स्याह चीज उभरती दिखाई दी। इस स्याह शय को कमांडो पटेल ने भी देख लिया था। छोटी टॉर्च उसके हाथ में थी। समंदर में दूर जहाँ स्याह शय उभरी हुई थी वहाँ रोशनी का एक नुक्ता 3 बार चमक कर बुझ गया। यकीनन ये आबदोज थी जिसका हमें इंतजार था। कमांडो पटेल ने अपनी टॉर्च का कोई सिग्नल न दिया। 10 सेकंड के बाद आबदोज की तरफ से रोशनी का नुक्ता उभरा। अब सिर्फ एक बार रोशनी होकर मालूम हो गई। अब साथ ही कमांडो पटेल ने अपनी टॉर्च का रुख आबदोज की तरफ करके 2 बार रोशन की और टॉर्च बुझाकर उसे जेब में रख लिया। फिर वो मेरी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से बोला, ये आबदोज हमें लेने आई है। खबरदार आबदोज के अमले के किसी आदमी से कोई बात न करना, कोई सवाल न करना। वहाँ हमारा चीफ कमांडर मौजूद है, हमें उसकी हिदायत पर अमल करना है। मैंने आहिस्ता से सांस लेकर सिर्फ इतना कहा, ओके। एक साया समंदर की सतह पर हमारी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ये रबड़ की एक छोटी सी गोल कश्ती थी जिसे एक आदमी चला रहा था। उस आदमी ने स्याह वर्दी पहन रखी थी और चेहरा स्याह नकाब में इस तरह छुपा हुआ था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। मैं और मेरा साथी कमांडो कश्ती में सवार हो गए। रबड़ की कश्ती हमें आबदोज के पास ले गई। आबदोज की दीवार के साथ छोटी सी स्टील की सीढ़ी लगी थी। ऊपर सिर्फ 2 आदमी खड़े नीचे देख रहे थे। उन्होंने भी स्याह लिबास पहन रखा था और चेहरे स्याह नकाबों में छुपे हुए थे। ये नकाब काले मास्क की शक्ल में थे जिसमें मुंह सर गर्दन तक छुप गया था। जब हम आबदोज के अंदर पहुंचे तो आबदोज समंदर में गोता लगा गई। हमें आबदोज की तंग राहदारी से गुजार कर एक केबिन में पहुंचा दिया गया जहां हमारा चीफ कमांडर हमारा इंतजार कर रहा था। वो मेज पर नक्शा फैलाए उस पर झुका हुआ था। हमें उसने बैठने का इशारा किया। सिर्फ एक बार हर एक पर तायराना निगाह डाली और फिर नक्शा देखने में डूब गया। 5-7 मिनट इसी तरह गुजर गए। तब उसने नक्शे पर से गर्दन उठाई और हमारी तरफ देखकर कहने लगा, यहाँ आकर इस नक्शे को गौर से देखो और इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। तुम्हें इसी नक्शे के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन अपने टारगेट तक पहुंचना होगा। हमने नक्शे को गौर से देखा। समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा पाइप था जो भारतीय एटमी रिएक्टर साइरस की लेबोरेटरी की अकबी दीवार से निकलकर पानी के अंदर ही अंदर समंदर में गिरता था। हमें भी पाइप के जरिए एटमी रिएक्टर की लैब नंबर 2 में पहुंचकर वहां चंद एक खास जगहों पर टाइम बम लगाने थे। अब मुझे महसूस हुआ कि ये मिशन किस कदर पेचीदा है। जान जाने का खतरा हर कदम पर था। उसकी मुझे परवाह नहीं थी। परेशानी मुझे इस बात की थी कि साइरस की लैब नंबर 2 में चीफ कमांडो की इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिक्योरिटी इतनी शदीद थी कि हमारी कामयाबी के सिर्फ 1% इम्कानात थे। उसके बावजूद हमें हिदायत दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें मतलूबा मकामात पर टाइम बम चिपकाने होंगे। चीफ कमांडो ने हमें 2 जहरीले कैप्सूल दिए जिन्हें हमारे मुंह में ऊपर वाले दांतों की कतार में सबसे पीछे इस तरह चिपका दिया गया कि वक्त पड़ने पर हम उसे आसानी से चबाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सो सकते थे। आबदोज समंदर के अंदर ही अंदर अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थी। मैंने देखा कि आबदोज के अमले के हर रुकन ने चेहरे पर नकाब चढ़ा रखा था। ये किस मुल्क की आबदोज थी ये मुअम्मा आज तक हल न हो सका। उस वक्त मुझे इस मुअम्मे से कोई सरोकार नहीं था। चीफ कमांडो हमें लैब नंबर 2 का नक्शा दिखाकर उसकी एक तफसील मुख्तसर अल्फाज में ज़हन नशीन करवा रहा था। इस दौरान पुरस्कार आबदोज समंदर के नीचे गहरे पानियों में अपने टारगेट की तरफ महवे सफर थी। जब चीफ कमांडो अपनी ब्रीफिंग खत्म कर चुका तो आबदोज भी एक खास मकाम पर पहुंचकर रुक गई। चीफ कमांडो ने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। वो हमें साथ वाले केबिन में ले गया जहाँ हम तीनों के अलावा
आबदोस के अमले का एक रुकन भी स्याह नकाब पहने मौजूद था। छोटे से केबिन के वस्त में एक गोल सुराख था जो समंदर के पानी से लबालब भरा हुआ था। आबदोस में हवा के दबाव की वजह से ये पानी उछलकर आबदोस में दाखिल नहीं हो सकता था। चीफ कमांडो ने 2 किट हमारे आगे कर दिए। उसमें गोताखोरी का लिबास था। पतले रबड़ के ये लिबास हमारे जिस्म के साथ चिपक गए। हमारे पाँव में चप्पुओं की तरह के स्लीपर पहना दिए गए। हमें साइलेंसर लगा एक छोटा पिस्तौल भी दिया गया। हमने छोटे ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरों पर चढ़ा लिए। सबसे पहले मेरा साथी कमांडो पटेल उस समंदरी कुएं में उतरा। उसके बाद चीफ कमांडो ने मुझे इशारा किया। मैं भी समंदरी कुएं में उतर गया। कोई 15-20 फुट नीचे तक हम उमूदी सिलेंडर में ही उतरते चले गए। उसके बाद हम आबदोस के नीचे खुले समंदर में आ गए। मैंने चेहरा ऊपर उठाकर देखा। हमारे सरों के ऊपर पुरस्कार आबदोस लंगर डाले खड़ी थी। साथी कमांडो पटेल एक मशाक गोताखोर था और उसे इस इलाके से वाकफियत भी थी। वो समंदर के अंदर पुरसुकून बोझल पानी में आगे आगे तैरता रहा। मैं उसके पीछे तैरता चला जा रहा था। आबदोस से समंदर में हल्की हल्की रोशनी जरूर होती, मगर रात होने की वजह से समंदर बिल्कुल तारीक था। आबदोस के नीचे जो धीमी सी रोशनी निकल रही थी, हमारे समंदर में उतरने के 1 मिनट के बाद वो भी बुझा दी गई। अब हम अंधेरे में समंदर के नीचे आगे बढ़ रहे थे। कमांडो पटेल के पाँव के समंदरी स्लीपर मेरे चेहरे के आगे आगे हरकत कर रहे थे। मैं उनकी गर्दिश पर पीछे पीछे तैर रहा था। हम समंदरी घास फूस और झाड़ियों के बीच में से गुजर रहे थे। आगे नशेबा गया। मछलियां हमारे जिस्मों से टकरा जाती थीं। हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन थी, लेकिन 15-20 मिनट से ज्यादा समंदर के नीचे तैरना मुश्किल होता है। पानी का दबाव जिस्म को शल कर देता है और तजुर्बाकार गोताखोर की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है और जिस्म पर नक्काहत तारी होने लगती है। नशेब से गुजरने के बाद साथी कमांडो पटेल बिल्कुल सीधा सा हो गया। अब उसने मेरा एक हाथ अपने हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ से नीचे एक समंदरी टीले की तरफ इशारा किया। समंदर के नीचे की तारीकी में अब मुझे उसका जिस्म एक साए की तरह नजर आ रहा था। हम समंदरी टीले या चट्टान के बिल्कुल करीब आ गए। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा पाइप नजर आया जिसमें से सफेद रंग का पानी एक लहर की तरह बह रहा था। यही वो पाइप था जिसमें से गुजरकर हमें दुश्मन की एटमी रिएक्टर की लैब नंबर 2 में पहुंचना था। कमांडो पटेल ने पाइप की तरफ एक बार फिर इशारा किया और दोनों पाँव के स्लीपरों को मछली की दुम की तरह हिलाता पाइप के मुंह की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते उसके अंदर दाखिल हो गया। मुझे उसके पीछे जाना था। जो ही मैं उस कुशादा पाइप में दाखिल हुआ, मेरे कान बंद होने लगे। यहाँ पानी का दबाव ज्यादा था। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं मौत के मुंह में आ गया हूँ। सामने से पानी का बहाव हमें वापस समंदर की तरफ धकेल रहा था। हम जिस्म की पूरी ताकत सर्फ करके आगे बढ़ रहे थे। हमें बताया गया था कि हम खासी रफ्तार के साथ पाइप में से 2 मिनट में गुजर जाएंगे, मगर पानी के प्रेशर की वजह से हमें पाइप में 4 मिनट लग गए। पहले कमांडो पाइप में से बाहर निकला, उसके बाद मैं। हम नीची छत वाले एक छोटे से चोपचे में निकल आए थे। उसके अंदर चारों तरफ छोटी बड़ी नालियों से पानी गिर रहा था। यहाँ दीवारों के साथ स्टील और प्लास्टिक के छोटे बड़े कितने ही पाइप लिपटे हुए थे। हम तेजी से चोपचे या होज में से निकलकर बाहर आ गए। हमने फौरन अपने ऑक्सीजन मास्क और पाँव के फ्लैपर उतार कर एक तरफ बड़े पाइप के पीछे छुपा दिए। अब हमने अपनी रबड़ की पेटी के साथ प्लास्टिक के छोटे थैलों में बंद इंतहाई धमाका खेज टाइम बमों को चेक किया। ये बम तादाद में 10 थे। 5 टाइम बम मेरे साथी कमांडो के पास थे और 5 मेरे पास। हम इशारों में बात कर रहे थे, जबान से बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। नक्शे के मुताबिक हमें होज के जुनूब की जानिब जो बड़े पाइप लगे थे उनके दरमियान से गुजरकर लोहे की एक चक्करदार सीढ़ी पर चढ़कर मुल्हिका छोटे से ऑक्सीजन रूम में जाना था। उसकी छत के ऊपर लैब नंबर 2 का फर्श था। हमने पिस्तौल निकालकर हाथों में ले लिए। कमांडो पटेल ने बड़े पाइपों की तरफ इशारा किया और उनकी तरफ बढ़ा। ये पाइप स्टील के थे और काफी बड़े थे। उनके दरमियान इतना फासला था कि एक आदमी आसानी से गुजर सकता था। हम पाइपों के दरमियान से गुजरकर दूसरी तरफ गए तो वहाँ लोहे का एक चक्करदार जीना ऊपर गैलरी की तरफ जा रहा था। हम दबे पांव जीना चढ़कर गैलरी में आ गए। गैलरी में लोहे का एक दरवाजा था जो बंद था। कमांडो पटेल ने उसके बोल्ट को ऊपर करके आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाजा हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। ये आवाज नहीं निकलनी चाहिए थी। हम एकदम गैलरी की दीवार के साथ लग गए और पिस्तौलों का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया। 3 सेकंड तक हम उसी पोजीशन में खड़े रहे। कमरा नक्काशी आब वाले होज और लैब नंबर 2 के दरमियान वाक़ था। ये लोहे की दीवारों वाला कमरा था। यहाँ भी जगह जगह प्लास्टिक और स्टील के छोटे बड़े पाइप गुजर रहे थे। कमांडो पटेल ने ऊपर छत की तरफ इशारा किया। छत फर्श से 1.5 गज ऊंची थी। छत के साथ भी लोहे के पाइप लगे हुए थे। कमांडो पटेल ने मुझे फर्श के दरमियान बैठने का इशारा किया। फिर वो मेरे कांधों पर पांव रख कर खड़ा हो गया। अब उसने अपने लिफाफे में से टाइम बम निकाल कर लोहे के पाइप के साथ चिपकाने शुरू कर दिए। ये टाइम बम वो छत वाले लोहे के पाइपों के साथ चिपका रहा था। 5 टाइम बम छत के वस्त में चिपकाने के बाद उसने मुझसे भी टाइम बम ले लिए और इन बमों को पहले वाले बमों के पीछे एक दायरे की तरह चिपका दिया। हमें बताया गया था कि लैब नंबर 2 की यूरेनियम
فرنس اسی چھت کے اوپر درمیان میں واقع ہے اور ہمیں اسی جگہ 2 دائروں کی شکل میں بم لگانے ہوں گے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد کمانڈو پٹیل میرے کاندھے سے ہلکی سی چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ ان بموں کے پھٹنے کی مدت زیادہ نہیں تھی، ٹھیک 20 منٹ کے بعد انہیں قیامت خیز دھماکے کے ساتھ پھٹ جانا تھا۔ ہمیں خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ بم لگانے کے فوراً بعد ہمیں وہاں سے نکل جانا ہوگا، کیونکہ دھماکہ اس قدر بھیانک اور لرزہ خیز ہوگا کہ اس علاقے میں سمندر بھی تہوبالا ہو جائے گا۔ بھارتی ایٹمی ری ایکٹر سائرس کے وسطی بلاک کے پرزے اڑ جائیں گے۔ یہی وہ بلاک تھا جہاں پاکستان کے خلاف نیوکلیائی مہلک ہتھیار بنائے جا رہے تھے۔ یہ ہتھیار ابتدائی خفیہ رپورٹ کے مطابق چھوٹے میزائلوں کی شکل میں تھے جن کے آگے نیوکلیئر ہیڈ چسپاں تھے۔ اگر لیب نمبر 2 اڑا دی جاتی تو پاکستان کے سر پر منڈلانے والا تباہی کا خطرہ ٹل جاتا۔ ہم نے میگنیٹ ٹائم بم سارے کے سارے لگا دیے تھے۔ اب ان بموں کو 20 منٹ کے بعد ایک ساتھ پھٹنا تھا۔ ہم گیلری سے نکل کر جلدی آہنی زینہ طے کر کے ہوز کے پاس آ گئے، جہاں ہمارے غوطہ خوری کے فلیپر اور آکسیجن ماسک پڑے تھے۔ اچانک ہمیں لوہے کے فرش پر انسانی قدموں کی آواز سنائی تھی۔ ہم نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر تڑپ کر لوہے کے پائپوں کے عقب میں اپنے آپ کو گرا دیا۔ انسانی قدموں کی چاپ قریب آتی جا رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سے ہمیں بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 آدمی ہیں۔ میں اور میرا ساتھی کمانڈو پٹیل بڑے سٹیل اور پلاسٹک کے پائپوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنا سانس روک لیا۔ اب ہمیں آنے والے آدمیوں کی باتیں بھی سننی تھی۔ وہ مراٹھی زبان میں باتیں کر رہے تھے جو میرے اور کمانڈو پٹیل کے لیے اجنبی زبان نہیں تھی۔ یہ دونوں ایٹمی ری ایکٹر کی سیکیورٹی گارڈ کے آدمی تھے۔ کونے میں جو پائپ بالکل سیدھے اور چھت کی طرف چلے گئے تھے، وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ یہ دروازہ کھلا اور سیکیورٹی کے دونوں گارڈ ہوز والے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے نیلی وردی پہن رکھی تھی اور کاندھے کے ساتھ سٹین گن لٹک رہی تھی۔ شاید وہ اپنے معمول کے راؤنڈ پر آئے تھے۔ ہم نے اپنے سر مزید نیچے کر لیے۔ میں 2 پائپوں کی درمیانی درز میں سے ان کی نقل و حرکت صاف دیکھ رہا تھا۔ اس ہوز والے کمرے میں کمزور بلب کی دھیمی روشنی تھی۔ ہم دم ساتھے چپ چاپ پائپوں کے ساتھ لگے فرش پر مردہ کیکڑوں کی طرح پڑے تھے۔ گارڈ ہوز کے سامنے والے سٹیل کے ایک پائپ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ پائپ کو جھک کر غور سے دیکھ رہے تھے۔ ایک نے مراٹھی زبان میں کہا، اس میں تو مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ دوسرا بولا، پھر ہمیں رپورٹ کیوں کی گئی ہے؟ پہلے نے کہا، ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمیں خامخواہ پریشان کرتے ہیں، چلو واپس چلیں، میرا تو یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ دوسرا گارڈ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے پائپ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ایک بار چیک کر لینے میں کیا حرج ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں اسے چیک کرتا ہوں۔ میں نے اپنے پستول کے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ ڈال دیا۔ ساتھی کمانڈو پٹیل مجھ سے آگے اوپر کی جانب پائپ کے پیچھے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں میرے سر کو چھو رہے تھے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا سوچ رہا ہے۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گارڈ پائپ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے جھک کر عجیب غور سے دیکھ رہا تھا اور دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں لامحالہ اسے ہمارے پاس آ جانا تھا۔ دوسرا گارڈ وہیں اس عالم میں کھڑا تھا کہ سٹین گن اس کے کاندھے سے ہی لٹک رہی تھی۔ پہلے والا گارڈ ہمارے قریب پہنچ رہا تھا۔ میرے ساتھی کمانڈو پٹیل کو سب سے پہلے اس کی زد میں آنا تھا۔ میں اپنا پستول والا ہاتھ اوپر کھسکا ہی رہا تھا کہ میرے ساتھی کمانڈو پٹیل نے پہلے والے گارڈ پر پستول سے فائر کر دیا۔ ٹھک کی آواز آئی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دوسرے گارڈ پر فائر کر دیا۔ میرا نشانہ خطا گیا۔ اتنی دیر میں دوسرا گارڈ ہوشیار ہو چکا تھا۔ اس نے سٹین گن سے دھڑا دھڑ فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دوسرا فائر کیا تو وہ اچھل کر نیچے گرا۔ میرے ساتھی نے چلا کر کہا، اسے زندہ نہ جانے دینا۔ اس نے یہ غلطی کی کہ پائپوں کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ دوسرا گارڈ مرا نہیں تھا۔ اس نے سٹین گن کی باڑ ماری۔ میرے ساتھی کمانڈو کے ہاتھ سے پستول گر پڑا۔ وہ پیٹ پکڑ کر جھکا اور پھر خون میں لت پت ہوز میں گر پڑا۔ ہوز کا پانی اس کے خون سے سرخ ہو گیا۔ میں چھلانگ لگا کر بائیں جانب بڑے پائپ کے پیچھے کود گیا۔ ادھر ہوز کے کمرے کا چھوٹا دروازہ تھا۔ جو ہی دوسرے گارڈ نے دروازے میں سے باہر بھاگنے کی کوشش کی، میں نے دونوں ہاتھوں میں پستول تھام کر اس کی پشت کا نشانہ لیا اور ساتھ ہی فائر کر دیا۔ وہ منہ کے بل آگے کو گر پڑا۔ میں نے پلٹ کر پہلے گارڈ کی طرف دیکھا۔ وہ فرش پر مردہ حالت میں پڑا تھا۔ میں لپک کر دوسرے گارڈ کے سر پر پہنچ گیا اور اس پر پے در پے 3 فائر جھونک دیے، پھر بھاگ کر اپنے ساتھی کمانڈو کی لاش کو ہوز سے باہر نکالا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ زخمی ہوگا، مگر وہ مر چکا تھا۔ سٹین گن کی باڑ اس کے دل کو پھاڑتی ہوئی گزر گئی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ اس افسوسناک حادثے نے 10 منٹ ضائع کر دیے تھے۔ بموں کے پھٹنے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے فلیپر پہن کر آکسیجن ماسک منہ پر لگایا اور ہوز میں چھلانگ لگا دی۔ بڑے پائپ میں سے پانی تیزی سے سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ میں 1 منٹ سے بھی کم وقت میں پائپ میں سے نکل کر کھلے سمندر میں آ گیا۔ میں نے اندازے سے ایک طرف اندھا دھند تیرنا شروع کر دیا۔ پائپ کی نشیبی چٹان سے اوپر اٹھ کر میں 90 ڈگری زاویے پر بالکل سیدھا ہو کر تیرنے لگا۔ میں تیزی سے پاؤں کے فلیپر ہلاتا اور بازو چلاتا اپنی آبدوز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اس دھماکہ خیز مقام سے زیادہ دور
होना चाहता था। समंदर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मैं दूर तक तैरता चला गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं समंदर के नीचे रास्ता भूल गया हूँ। मुझे अपनी आबदोश कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब 10 बमों का धमाका किसी भी वक्त हो सकता था। मैंने सीधा जाने की बजाय अपना रुख नीचे समंदर की तह की तरफ कर लिया, क्योंकि शदीद धमाके की सूरत में समंदर की तह में निस्बतन कम इर्तियाश और उलट पलट होती। अगरचे लैब नंबर 2 पानी से ऊपर थी, उसके बावजूद समंदर में जबरदस्त धमाके का खदशा था। और ऐसा ही हुआ। अचानक समंदर की एक लहर इतनी तेजी से मेरे जिस्म से टकराई कि मैं कलाबाजियां खाता समंदर की तह में रेत में जाकर उलट गया। फिर ऐसी गूंज सुनाई दी जैसे कोई रेलगाड़ी मेरे सर के ऊपर से गुजर गई हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।